वचक आमचं, जिथे तुम्ही तिथे आम्ही. नमस्कार, वचक आमच्या न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी वचक आमच्या न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राइब करा. धन्यवाद. दोस्तों नमस्कार. भारत के समाज का ताना बाना जिस तर्ज पर बुना हुआ है, उस ताने बाने को तोड़कर क्या इस देश में कोई अपने बूते अपनी राजनीति खड़ा कर सकता है, या उस राजनीति के आश्रय अपने बूते सत्ता में आ सकता है? आज यह सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि देश में किसी ना किसी मोड़ पर इस देश की आजादी और आजादी के बाद संविधान और संविधान के आश्रय इस देश की राजनीति और उसका परीक्षण तो करना ही पड़ेगा. लेकिन मौजूदा वक्त ने शायद उन पन्नों को पलट दिया है जिसमें इस देश में राजनीति का ताना बाना बुनने वाले राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के सामने एक चुनौती तो है. इस देश के ताने बाने को कौन तोड़ सकता है? उस ताने बाने के आश्रय कौन अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकता है? और उस राजनीति के आश्रय क्या वाकई सत्ता पाई जा सकती है? मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन अपने बूते नहीं है. बीजेपी के पास 240 सांसद हैं और सहयोगियों की तादाद अगर मौजूदा ताने बाने को बरकरार रखने पर उतर आई है तो फिर यह सरकार तो गिर जाएगी. क्योंकि अगर उसने इस देश के ताने बाने को नहीं माना और अपने रास्ते चल पड़ी तो 240 के आश्रय तो सरकार चल नहीं पाएगी. तब तो विपक्ष का कद बड़ा हो जाएगा, उसकी संख्या 272 के पार हो जाएगी. यह ताना बाना क्या वाकई भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम इस सवाल के जरिए जो परिस्थितियां एक एक करके खड़ी की गई, अब बीजेपी के सहयोगी दलों के सामने यह एक राजनीतिक चुनौती है, सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, या फिर जो भी राजनीति उन्होंने इससे पहले की और मौजूदा वक्त में करते हुए भविष्य को देख रहे हैं, उसमें बीजेपी की राजनीति फिट बैठती नहीं है. क्योंकि खुले तौर पर बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों ने अब चेतावनी दे डाली है, जो बात आप कह रहे हैं वो बेकार की बातें हैं. जिस रास्ते आप इस देश में बिल लाना चाहते हैं, उस बिल का कोई मतलब नहीं है. दरअसल जिक्र चंद्रबाबू नायडू का है, जिक्र चिराग पासवान का है, जिक्र जयंत चौधरी का है, जिक्र नीतीश कुमार का है. और मौजूदा वक्त की हकीकत तो यह है कि अगर इन चार नेताओं के चार राजनीतिक दलों की सांसदों की संख्या जो है, अगर वो समर्थन वापस ले ले तो एक झटके में मोदी सरकार ढह कर गिर जाएगी. इन चार पॉलिटिकल पार्टीज के सांसदों की तादाद कुल 35 है. दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उसकी तादाद 238 है. और अगर ये 35 सांसद निकल जाते हैं तो एक झटके में 273 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के साथ होगा. तो क्या बीजेपी इस बात को समझ चुकी है, या फिर अब वो तिकड़मों के आश्रय उस राजनीति को साधना चाहती है जिसमें बिल को लेकर या कहीं विधेयक को लेकर, जिसमें इस देश के भीतर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर या माइनॉरिटीज या मुस्लिमों के सवालों को लेकर वह संभल संभल के चलेगी, झुक रही है, या मान चुकी है कि अपने बूते मुश्किल होगा. कल तक अपने बूते थे, लेकिन अब अपने बूते नहीं हैं. और भारत की राजनीति और भारत का समाज और भारत के भीतर का संविधान और उस संविधान के दौर को याद कीजिएगा तो उस दौर में जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, वह जिन जिन प्रांतों से आए थे, जिन जिन धर्मों से जुड़े हुए थे, उनके भीतर भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे. इसीलिए लंबी बहस चली थी और उस बहस के बाद जो संविधान निकलकर सामने आया उस पर मोहर लगी और वह इस देश में लागू हो गया. तो क्या उस संविधान के भीतर का सच भारत के मुसलमानों को हाशिए पर ढकेलने के लिए सहमति देता है? वक्त वोट का कानून बदल दिया जाए, खुले तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया
और खुले तौर पर कहा कि वक्फ की संपत्ति पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। और अदालत भी इस दिशा में जब जब आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ी तो वह विरोध में खड़े हुए और उन्होंने अदालत के निर्णय को भी पलटवाया है। यानी चंद्रबाबू नायडू का मैसेज बहुत साफ है कि वक्फ बिल कानून जो आप ला रहे हैं वो सहन नहीं होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं जो बातें कही जा रही है, नमाज कौन कहां किधर पढ़ेगा, कौन खुले में पढ़ेगा, कौन अंदर पढ़ेगा, कौन किस दिशा में छत पर नहीं पड़ेगा, किस दिशा में, ये सारी बातें बेकार की है। अतीत में सब होते आया है, भविष्य में सब होगा। मौजूदा वक्त में समाज में खटास पैदा मत कीजिए। मेरठ के एसपी कहते हैं जो छत पर नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा। और मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी कहते हैं हमें तो ऑरवेल की 1984 याद आ गई। वह ट्वीट करके संदेश देते हैं इस देश को तमाशे में तब्दील मत कीजिए। नीतीश कुमार खामोशी बरते हुए हैं। उनकी खामोशी इस दौर में सियासी तौर पर एक सस्पेंस के तौर पर चल रही है, लेकिन बावजूद इसके बिहार की राजनीति इस बात की इजाजत देती नहीं है कि नीतीश कुमार अपने घर में इफ्तार की पार्टी ना दें। इसकी इजाजत देती नहीं है कि वह ईद ना मनाएं। इसकी इजाजत नहीं देती है कि वो बिहार में गेस्टेड हॉलिडे जो ईद के दिन होता है हरियाणा की तर्ज पे रद्द कर दें। इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि वो वाकई जो वक्फ बोर्ड है और जो मुस्लिम समाज के अधिकार हैं उसको भी कानूनी रूप से छीनने और विधेयक के जरिए जो प्रयास हो रहे हैं उस पर वो कल को चुप्पी तोड़कर अपनी भविष्य की राजनीति को भी समझें और अतीत के इस देश के ताने बाने को भी समझें। सवाल दो सबसे बड़े हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता है, क्या वाकई ये चार नेता एक झटके में अगर बाहर आ गए, और वह भी उस सवाल पर जिस सवाल पर बीजेपी की राजनीति ने बड़ा ही उग्र रूप धारण किया हुआ है। देश भर के भीतर मौजूदा वक्त में जो हिंदू मुस्लिम का सवाल है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सवाल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है वो इस देश में रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर उसी के पास है, और चंद्रबाबू नायडू उसी की चेतावनी दे रहे हैं कि कोई छीनेगा नहीं। तो आइए जरा इस सिलसिले को पकड़ लीजिए, क्योंकि खुले तौर पर ऐलान हर कोई कर रहा है और इसकी शुरुआत हमें लगता है चंद्रबाबू नायडू से करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की बात को दबा दिया गया। उनकी बात राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में नहीं रहेंगी। क्षेत्रीय न्यूज चैनल जो वहां तक पहुंचे उन्होंने चीजों को दिखाया, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर उसका असर नहीं हुआ। उन्होंने खुले तौर पर चार बातें कही। चूंकि वह सारी बात तेलुगु में कह रहे हैं तो पहले समझ लीजिए जो हम सुनाने जा रहे हैं वो TV5 न्यूज चैनल ने जो चीजें दिखाई उसके एक छोटे से हिस्से को हम दिखाएंगे, लेकिन उसमें कही गई बात जो है वो है कि वक्फ की संपत्ति पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। गरीब या कहें अंडर प्रिविलेज मुस्लिम जो हैं उनको ऊपर उठाना, उनको पावर देना, यह उनकी सरकार का काम है। अल्पसंख्यकों के कल्याण की खातिर हर योजना वह खुले तौर पर बताएंगे, और बड़ा महत्वपूर्ण है जिन बातों को वो कह रहे थे वो सारी बातें एक कागज में लिख कर आए थे कि जिससे उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटके, और इस देश के भीतर बीजेपी जिस राजनीति को साधना चाह रही है उसमें वो जानते हैं कि उनकी मौजूदगी दिल्ली की सत्ता को टिकाए रखने के लिए, और देश भर के भीतर ये सवाल उनको लेकर उठने लगे हैं क्या वो इस रास्ते पर बीजेपी का साथ देंगे। तो फिर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया बिल्कुल नहीं। ఇదే మారుగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాలా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ పవిత్రమైన మాసంలో टीडीपी की मौजूदगी
मौजूदा बीजेपी की सत्ता या कहें मोदी सरकार की मौजूदगी इस देश के भीतर बड़ी मायने रखती है। वो सही मायने में एक बड़े पिलर के तौर पर मौजूद है। टीडीपी के पास कुल 16 सांसद हैं। बीजेपी 240 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है। लेकिन टीडीपी के साथ अगर आप जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को जोड़ते हैं तो आपको 12 सांसद और जोड़ने होंगे, यानी दोनों मिलाकर 28 सांसद। उसके बाद बड़ी पार्टी के तौर पर चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नाम पर। उनके पास 5 सांसद हैं। और जयंत चौधरी आरएलडी के नेता, उत्तर प्रदेश के भीतर पश्चिमी हिस्से में कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी है। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन चारों इनके 2 सांसद हैं, यानी इन चारों को मिलाइएगा तो 35 सांसद हैं। इस वक्त एनडीए की पूरी ताकत 293 सांसदों की है। इसमें से एक झटके में अगर इन चारों राजनीतिक दलों को आप निकाल देंगे तो आंकड़ा घटकर 258 पर आ जाएगा। सत्ता में रहने के लिए 272 यानी 272 सांसद चाहिए। और ये 4 राजनीतिक दल अगर बाहर आते हैं तो एक झटके में ये आंकड़ा 258 पर आ गया। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन खड़ा है वो 238 यानी 238 एमपीज के बल पर खड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है, 99 एमपीज हैं उनके। वहां पर अगर ये 35 सांसद शिफ्ट हो जाते हैं तो एक झटके में इंडिया गठबंधन की ताकत यानी विपक्ष की ताकत 273 पर पहुंच जाएगी। 273 का मतलब बहुत साफ है कि दूसरी तरफ वह राजनीतिक दल जो दोनों गठबंधन के साथ नहीं है, अगर वह भी बीजेपी, मोदी या एनडीए के साथ खड़े हो जाते हैं तो भी वह 272 से नीचे रहेंगे, क्योंकि आंकड़ा 272 का चाहिए, 543 कुल सीट है। तो वो आंकड़ा 270 को पार नहीं कर पाएगा। यह मैसेज बहुत साफ है, क्योंकि लोकतंत्र पार्लियामेंट के भीतर हिसाब किताब यानी मैथमेटिक्स के आश्रय चलता है। लेकिन इस मैथमेटिक्स के बीच में जब गठबंधन की सरकार होती है या गठबंधन का साथ होता है तो वो ताना बाना अलग अलग विचारधाराओं को साथ लेकर चलने का होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 38 राजनीतिक दल थे। उस दौर में उन्होंने 3 मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो अयोध्या का मुद्दा था, धारा 370 थी, कॉमन सिविल कोड था। इस दौर में ये तीनों मुद्दे जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, उसने डब्बा खोला और सबको सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ये सारी चीजें बतलाती हैं कि मौजूदा वक्त में अपने बूते बीजेपी सत्ता में नहीं है और सरकार धड़धड़ाकर गिर जाएगी, क्योंकि इन चारों राजनीतिक दलों की राजनीति का जो ताना बाना है वह उस समाज के भीतर समाया हुआ है जिसमें कमोवेश संविधान के हिसाब से हर धर्म के लोगों को एक बराबर समझने की स्थिति में संविधान लेकर आया है। और वो ताकत हर नागरिक के तौर पर एक बराबरी का सभी को देता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सारे मुद्दे एक झटके में उस कानून के राज को खारिज कर बैठे जो कि संवैधानिक परिस्थितियों के साथ इस देश के भीतर हर राजनीतिक दल को पनाह दिए हुए था। हमने जानबूझ के अपने पीछे आज किताबें चंद रखी हैं। उसमें नेहरू का जिक्र है, उसमें सरदार पटेल का जिक्र है, उसमें जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का जिक्र है, उनकी विचारधारा का जिक्र है। दलित आंदोलन इस देश के भीतर कैसे पनपे, किस रूप में पनपे और उसमें पसमानदा समाज का क्या योगदान और पसमानदा के आश्रय जो परिस्थितियां इस देश के भीतर में बनी उसका पूरा ताना बाना है। यानी सामाजिक परिस्थितियों के साथ देश की आजादी के बाद से इस देश के उस सामाजिक आर्थिक ताने बाने को राजनीति ने कभी छेड़ा नहीं जो मौजूदा वक्त में छेड़ रही है। शायद इसीलिए इस दौर में मीडिया ने जब सवाल करना बंद कर दिया तो मीडिया के भीतर के सवाल ऐसे होने लगे जो मौजूदा बीजेपी या कहे मोदी की सत्ता को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे, उनके साथ खड़े हुए नजर आए। और शायद इसीलिए पहली बार खुले तौर पर राष्ट्रीय न्यूज चैनल में इंटरव्यू देते वक्त चिराग पासवान ने खुले तौर पर यह कहना उचित समझा कि बताएं कि इस देश के भीतर में
जो नमाज पढ़ने तक को लेकर बहस हो रही है वो कितनी बेकार की बहस है, क्योंकि इससे पहले जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। लगता है जैसे ऑरवेल का 1984 चल रहा है, जो एक लिहाज से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर सटायर के तौर पर लिया गया। लेकिन इसको खुले तौर पर चिराग पासवान ये कहने से चूके नहीं। राष्ट्रीय न्यूज चैनल टाइम्स नाउ उसके मंच पर बैठे हुए जब एंकर ने यह सवाल किया और उनका सवाल इस रूप में था कि आप विरोध कीजिए, तो उन्होंने इस पूरे सवाल को लेकर कहा, आप कैसी बहस कर रहे हैं, हम 21वीं सदी के व्यक्ति हैं। हमें लगता है खुद सुनिए, जिन बातों का चिराग पासवान ने जिक्र किया इस दौर में यह बड़ा मायने रखता है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। चिराग पासवान को सुनकर आप दो सवाल तो कर सकते हैं कि चिराग पासवान अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए यह काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, या फिर बिहार की राजनीतिक जमीन ही नहीं बल्कि इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस बात की इजाजत देती नहीं है, जो बीजेपी जिस रास्ते पर चल पड़ी और एक बड़ी खटास, बड़ी मोटी लकीर के आसरे इस देश के समाज के भीतर खींचने की कोशिश लगातार हो रही है। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। इस देश में आंदोलन हुए, इस देश के भीतर दंगे भी हुए, इस देश के भीतर दंगों के आश्रय राजनीति भी हुई और धर्म के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण करने की बहुतेरी कोशिश भी हुई। लेकिन अयोध्या आंदोलन के वक्त भी ऐसी परिस्थिति आई नहीं थी, उसमें भी चीजें केंद्रित थी। लेकिन फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें मौजूदा वक्त शायद खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर रहा है कि हम यही चाहते हैं और इसी को हम पत्थर की लकीर के तर्ज पर खींच डालेंगे। दरअसल सबसे बड़ी मुश्किल यह हो गई कि विपक्ष इस दौर में गायब सा हो गया। वैचारिक तौर पर गायब हुआ, आंदोलन की शक्ल में गायब हुआ, जनता के साथ भागीदारी के तौर पर गायब हुआ और संसद से लेकर सड़क तक उसकी मौजूदगी सिर्फ सत्ता को संभालने और बनाने के भीतर ही सजी रह गई। इसीलिए कोई चुनौती जब विपक्ष से नहीं मिलेगी तो बीजेपी के भीतर के अंतर्विरोध, उनके भीतर का टकराव, उनके भीतर सत्ता को एक दूसरे से हटकर अपने लिए बनाने की कोशिश और उसमें जो कड़े चेहरे होंगे, बड़े चेहरे होंगे, जो सामान्य तौर पर परिस्थितियों को देखते होंगे, जो मानते होंगे कि नहीं सबको साथ लेना है, शायद इन परिस्थितियों के बीच आरएसएस भी कई मौकों पर भटकी है। संघ ने कभी सबको अपना माना, कभी मुसलमानों को दरकिनार भी किया। बीजेपी के भीतर भी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के दौर के जो बीजेपी के नेता हैं वो अभी भी इस रूप में देख नहीं पाते हैं कि इतनी खटास क्यों पैदा कर दी गई। लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति में हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ के जरिए की राजनीति भी समझ में आए और यह भी समझ में आए कि
24 से ठीक पहले ऐसी कौन सी परिस्थिति बननी शुरू हुई, या कहें 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब दिल्ली की सत्ता ने भी ठान लिया कि अब हिंदुत्व को किसी न किसी रूप में एक व्यापक तौर पर रखना है और यही इस देश की हकीकत होगी और तमाम राजनीतिक दलों को साथ चलना होगा, क्योंकि एक बड़ा हुजूम इस दौर में बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हो ना हो, लेकिन समाज के भीतर एक ऐसा बड़ा तबका खड़ा हो गया जो यह मानकर चलता था कि इस देश में हिंदुत्व के आश्रय या मोटी लकीर जो राजनीतिक तौर पर खींची जा रही है, उस पर चलते हुए वह शायद कानून से भी ऊपर होगा। यह परिस्थिति कई मौकों पर आई है इस देश के भीतर। लेकिन अगर ताना बाना सत्ता पाने के बाद की परिस्थिति है तो फिर 4 राजनीतिक दल खड़े हैं क्या, और इन्होंने एक संकेत दिया है क्या? क्योंकि इन बातों को खुले तौर पर कहीं ज्यादा कड़ी शब्दावली में कोई दूसरा नहीं, AIMIM के नेता ओवैसी कहते हैं आपको कोई बख्शेगा नहीं, और जिक्र इन्हीं 4 नेताओं का जिक्र करते हैं, जिन नेताओं को लेकर यह सवाल खड़े हो गए हैं कि 35 सांसद बाहर तो बीजेपी की सत्ता ढहढहाई। इसीलिए क्या अब बीजेपी के भीतर भी यह सवाल है कि इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए? लेकिन क्या कह रहे हैं ओवैसी? वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये 4 बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। ओवैसी तो मौजूदा वक्त में संसद के भीतर बीजेपी की ताकत सांसदों के हिसाब से देखकर इन 4 राजनीतिक दलों का या 4 नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस देश की हकीकत खुले तौर पर है। चाहे नेहरू का दौर हो, चाहे लोहिया को समझने का जिक्र हो, चाहे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के जरिए इंदिरा गांधी को चुनौती देते वक्त की परिस्थितियां हो, चाहे मंडल कमंडल का दौर हो, हर कालखंड में इस देश के भीतर की राजनीति कभी भी इतनी तीखी नहीं हुई जो मौजूदा वक्त में इस समाज के ताने बाने को तोड़ने को तैयार है। लोहिया के अपने जो 7 विधान थे उसमें मुस्लिम तो साथ खड़े थे। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे के बीच बिहार ही नहीं देश भर के भीतर कितने मुसलमान इस आंदोलन के साथ खड़े थे जो जनता पार्टी बनकर इंदिरा गांधी को हराती और सत्ता में उस दौर में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी सरकार के साथ खड़े होते हैं। और उसके बाद याद कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भी, जो कि 6 दिसंबर 1992 यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की परिस्थितियों में अयोध्या के आंदोलन के जरिए एकजुटता का साथ जो संघ और बीजेपी के साथ लेकर चला, वो सत्ता तक तो पहुंचा, लेकिन कभी भी आवाज आपको इस रूप में नजर नहीं आई होगी। अटल बिहारी वाजपेयी तो पीएमओ में बकायदा इफ्तार की पार्टी दिया करते थे, ईद के दिन तो वह खुद शरीक होने निकल पड़ते थे। सारी परिस्थिति एक झटके में कैसे बदल गई और क्यों बदल गई? तो सवाल यह नहीं कि दूसरे राजनीतिक दलों की राजनीति को परखा समझा जाए या बीजेपी जिस राजनीतिक लकीर पर चलती है उसमें एक तरफ वो विरोध करती है और दूसरी तरफ सत्ता की खातिर वो मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालती है, या फिर अपनी मौजूदगी इस तर्ज पर दिखलाती है कि जैसे उसके लिए सब कुछ सामान्य है। हम आपको एक तस्वीर दिखलाते हैं, इस तस्वीर को जरा देखिए। यह बिहार की तस्वीर है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी और उसमें सम्राट चौधरी की मौजूदगी, दोनों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जिस बात का जिक्र चिराग पासवान ने यह कहकर किया कि मेरे माथे पर तो तिलक है और मैं इफ्तार पार्टी भी देता हूं, तो कोई मेरे तिलक को लेकर सवाल खड़ा ना करे, लेकिन दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखिए और सम्राट चौधरी के मस्तक को भी देखिए और पीछे से आती हुई उस आवाज को भी सुनिए जो मस्जिद से माइक से आवाज आ रही है। फिर आप इस माहौल को समझ पाएंगे। भारत के भीतर की राजनीति सत्ता की खातिर
कितनी विभत्स रूप में इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है, और क्या वाकई ये दौर फैसले की घड़ी का है जो तमाम राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती के तौर पर और उनकी अपनी राजनीतिक जमीन के अस्तित्व और भविष्य को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। तो क्या भारत की सत्ता इस देश की सबसे बड़ी विचारधारा है, और सत्ता पाने के लिए या सत्ता को बरकरार रखने के लिए या सत्ता तक पहुंचने के रास्ते इस देश की उस सामाजिक अवधारणा को खत्म कर देते हैं जो बकायदा इस देश के भीतर संविधान निर्मित किया गया। बरसों बहस की गई, उस बहस में शामिल लोग जो हर प्रोविंस के थे, अलग अलग राज्यों के थे, उसमें यूनाइटेड प्रोविंस के सबसे ज्यादा 55 लोग थे, मद्रास से आए हुए लगभग 49 मेंबरान थे। उस दौर को याद कीजिएगा तो आपके जहन में आ सकता है मुंबई के 21 लोग थे, वेस्ट बंगाल से 19 लोग आए थे, बिहार के 36 लोग थे, सीपी एंड बरार के 17 लोग थे, असम से 8 लोग आए थे। यह मैसेज है कि इस देश के भीतर में कमोवेश हर प्रांत के लोग उस दौर में जिनकी एक पहचान थी, वह तमाम लोग बैठे और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत की सत्ता राजनीतिक तौर पर इस देश के संविधान को भी प्रभावित करेगी, या संविधान के जरिए सत्ता चलाने के जो तौर तरीके थे वो चलाने के तौर तरीके इतने बड़े हो जाएंगे कि संविधान हाशिए पर चला जाएगा और उसके भीतर का सच इस देश के लोगों को अधिकार नहीं दिला पाएगा। यह कल्पना तो कभी किसी ने की ही नहीं होगी। सब तो यह मानकर बैठे कि इस देश के संविधान के आश्रय जब संविधान की शपथ लेते हैं तो फिर कम से कम उसमें लिखे शब्दों के आश्रय तो चलेंगे। तो क्या वाकई यह एक ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है जहां पहली बार भारत की राजनीति में उन राजनीतिक दलों को तय करना है कि उनका रास्ता किधर जाएगा, या उनका रास्ता इस ताने बाने को टूटने नहीं देगा। जी, टूटने नहीं देगा। पहला मैसेज तो यह साफ है। उसके बावजूद भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि हम उसी रास्ते चलेंगे चाहे जो भी हो जाए, तो फिर भारतीय संसद के भीतर मैथमेटिक्स काम करेगा। और हमने आपसे शुरुआत इसी बात को लेकर की थी। टीडीपी के 16 सांसद, जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान के 5 सांसद, आरएलडी के 2 सांसद, 35 सांसदों का ये हुजूम एक साथ अगर एक झटके में निकल जाए और समर्थन दे दे विपक्ष को, तो इस देश की सियासत बदल जाएगी। और दूसरा बड़ा मैसेज यह भी है कि अगर यह चुनौती दे दें और बीजेपी की सत्ता समझ जाए कि उसकी सत्ता जा रही है जो वो जाने देना चाहेगी नहीं, तो फिर उस दिशा में वो कदम नहीं बढ़ाएगी जिसके जरिए संवैधानिक तौर पर और भारत के पीढ़ियों से चले आ रहे उस समाज के ताने बाने को वो बरकरार रखेगी। और यह चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी के वोटर हों या माहौल हो, चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक के वोटर हों, या फिर वहां की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हो, बिहार के भीतर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की यह सोच हो जिसके जरिए जिस राजनीति को उन्होंने पढ़ा, चाहे नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर के जरिए पढ़ा, चाहे चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के जरिए समझा, और दोनों ने जयप्रकाश नारायण की परिस्थितियों को जाना, और उससे पहले राम मनोहर लोहिया को जाना गया, या सरदार पटेल को जाना गया, या नेहरू को समझा गया, तो फिर इस देश के ताने बाने को बरकरार रखना ही होगा। यह चेतावनी तो दे दी गई है। कुछ इंतजार और किया जाए, या यह मान लिया जाए कि सियासी तौर पर पहली बार बीजेपी जिस धारा और जिस विचारधारा के आश्रय चलना चाहती है सत्ता तक, उस धारा और विचारधारा पर
इस देश के संवैधानिक परिस्थितियों ने उस राजनीति को चेता दिया है, या तो संभल जाइए या फिर भविष्य में आप नेस्तानाबूद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।